नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाकी वर्दी का गौरव। हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस बल पर एक बहुत ही विस्तृत स्लाइड डेक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक गाइड की तरह है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उन उम्मीदवारों के लिए एक मजबूत नींव है जो इस प्रतिष्ठित बल का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज हम यूपी पुलिस के ढांचे, रैंकों और नियमों को परत दर परत समझेंगे। हाँ, हमारा लक्ष्य है कि इस चर्चा के अंत तक हर महत्वपूर्ण तथ्य एकदम स्पष्ट हो जाए। तो पहली स्लाइड से शुरू करें, जो एक तरह से इस पूरे विषय की भूमिका है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड में हम यूपी पुलिस का एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, यूपी पुलिस देश के सबसे बड़े पुलिस बलों में से एक है। ये तो है, जनसंख्या के हिसाब से ये स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है कि आज हम इसके पद यानी रैंक्स, शाखाओं और नियमों को डिकोड करेंगे। और तीसरा, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, आपकी आने वाली नौकरी की पूरी गाइड है। मतलब ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि वर्दी पहनने के बाद भी काम आएगा। एकदम। देखिए, पहला बिंदु तो साफ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आकार बहुत विशाल है। दूसरा बिंदु ये बताता है कि हम एक व्यवस्थित तरीके से इसके हर पहलू को समझेंगे। कौन सा अधिकारी किस पद पर है, कौन सी शाखा क्या काम करती है, सब कुछ। और स्लाइड में एक एग्जाम अलर्ट भी दिया है कि ये टॉपिक 3-4 नंबर पक्के करा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर स्लाइड से सीधे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगली स्लाइड पर। कंधों पर सितारों की चमक, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ये वो पद है जिन्हें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। बिल्कुल। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक चिन्हों की। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स हैं। इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार होते हैं, साथ में लाल और नीली पट्टी। सब इंस्पेक्टर के कंधों पर 2 स्टार और लाल नीली पट्टी होती है। और एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के केवल 1 स्टार और वही लाल नीली पट्टी होती है। अच्छा, तो इन तीनों में वो लाल और नीली पट्टी कॉमन है। एकदम सही। इस फिगर में आप देख सकती हैं 3 अलग-अलग शोल्डर स्ट्रैप्स दिखाए गए हैं। बाईं ओर 3 सितारों वाला इंस्पेक्टर का, बीच में 2 सितारों वाला सब इंस्पेक्टर का और दाईं ओर 1 सितारे वाला एएसआई का। इंस्पेक्टर मतलब 3 सुनहरे सितारे और नीचे एक लाल और नीले रंग की रिबन। ये आमतौर पर एक थाने के प्रभारी अधिकारी यानी एसएचओ होते हैं। और सब इंस्पेक्टर जिनके लिए सबसे ज्यादा भर्ती निकलती है। हाँ, सब इंस्पेक्टर या एसआई, इनके कंधे पर 2 सुनहरे सितारे और वैसी ही लाल नीली रिबन होती है। और एएसआई, जो अक्सर प्रमोशन से बनते हैं, उनके कंधे पर 1 सुनहरा सितारा और रिबन होती है। यहाँ एग्जाम अलर्ट में लाल और नीली पट्टी पर खास जोर दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा में सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है कि सितारों के अलावा क्या समानता है। तो याद रखें, ये पट्टी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक खास पहचान है। सितारों के बाद अब बात करते हैं पुलिस बल की नींव की, मतलब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। हाँ, ये पुलिस प्रशासन की सबसे जमीनी और सबसे अहम कड़ी है। इस स्लाइड में हम इन्हीं की पहचान के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बिंदु हैं, हेड कांस्टेबल की पहचान वर्दी की बाह पर लगी 3 फीतियां या स्ट्राइप से होती है। और कांस्टेबल सादी वर्दी पहनते हैं, उनके कंधे या बाह पर कोई बैज या फीती नहीं होती। ओह, मतलब कोई बैज नहीं तो कांस्टेबल। बिल्कुल। इस फिगर में आप देख सकती हैं, बाईं ओर हेड कांस्टेबल की वर्दी है, जिसकी बाह पर 3 सफेद धारियां हैं, जिन्हें शेवरॉन भी कहते हैं। और दाईं ओर कांस्टेबल की सादी वर्दी है, जिस पर कोई चिन्ह नहीं है। तो हवलदार और कांस्टेबल में यही फर्क है। हाँ, हेड कांस्टेबल को ही हवलदार भी कहते हैं। वो कांस्टेबल से सीनियर होते हैं और कांस्टेबल एंट्री लेवल पद है। एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि किस रैंक पर कोई बैज नहीं होता। जवाब है कांस्टेबल। एकदम सही। चलिए, अब जरा प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं। हमने कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में बहुत सुना है, ये असल में है क्या? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस स्लाइड में हम इसी की बात कर रहे हैं। इस प्रणाली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीएम यानी जिलाधिकारी से हटकर पुलिस कमिश्नर के पास आ जाती है। अच्छा, मतलब पुलिस को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। बिल्कुल। जैसे धारा 144 लगाना या लाठीचार्ज का आदेश देना, ये सब अब सीधे पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं। और इस प्रणाली का जो मुखिया होता है वो एडीजी रैंक का अधिकारी होता तो है। पारंपरिक सिस्टम में ये सब डीएम करते थे। हाँ, परंपरागत प्रणाली में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी जिले के डीएम के पास थी। पुलिस को कई शक्तियों के लिए डीएम की अनुमति लेनी पड़ती थी।
इसमें समय लगता था। और कमिश्नरेट सिस्टम में फैसले जल्दी होते हैं। हाँ, फैसले जल्दी होते हैं और पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ जाती है। एग्जाम अलर्ट में भी यही खास बात है। परीक्षा में सीधा सवाल बन सकता है, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में धारा 144 लगाने का अधिकार किसके पास होता है? पुलिस कमिश्नर के पास। बिल्कुल। ठीक है। अब आम पुलिसिंग के अलावा कुछ विशेष बलों की बात करते हैं जो खास तरह के खतरों से निपटते हैं। पीएससी, एसटीएफ, एटीएस। हाँ, तो इस स्लाइड में हम इन्हीं स्पेशल फोर्सेस के कार्यों के बारे में बात करेंगे। पहला है पीएससी, यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। इसका मुख्य कार्य है दंगा नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और मेलों में भीड़ संभालना। मतलब जब हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तब पीएससी आती है। एकदम। फिर आती है एसटीएफ, यानी स्पेशल टास्क फोर्स। इसका काम है संगठित अपराध, माफिया और इनामी बदमाशों को पकड़ना। और एटीएस? एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इसका काम है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और खुफिया जानकारी जुटाना। तीनों के काम बहुत स्पष्ट रूप से बंटे हुए हैं। पीएससी कानून व्यवस्था के लिए, एसटीएफ बड़े अपराधों के लिए और एटीएस आतंकवादी के लिए। एसटीएफ का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ था, है ना? हाँ, इसका गठन विशेष रूप से बड़े और संगठित अपराधों से निपटने के लिए किया गया था। ये माफिया और बड़े अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन करती है। एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है कि एसटीएफ का गठन संगठित अपराध को खत्म करने के लिए किया गया था। चलिए, अब उन सेवाओं की बात करते हैं जिनसे आम जनता का सीधा वास्ता पड़ता है, जैसे रेलवे पुलिस और इमरजेंसी नंबर। हाँ, ये सीधे तौर पर नागरिक सुरक्षा से जुड़े हैं। इस स्लाइड में हम जीआरपी और यूपी 112 के बारे में बात करेंगे। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे स्टेशन और ट्रेन के भीतर अपराध रोकती है। ये आरपीएफ से अलग है। मुझे हमेशा लगता था ये एक ही है। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जीआरपी राज्य सरकार की पुलिस है जो रेलवे परिसर में चोरी, मारपीट जैसे अपराधों को देखती है। वहीं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स केंद्र सरकार के अधीन है और वो रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करती है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। बिल्कुल। और दूसरा है यूपी 112, जो कि एक आपातकालीन पुलिस सेवा है। इसमें पुलिस, फायर और एम्बुलेंस तीनों का एक ही नंबर है। पहले 100, 101, 108 होते थे। हाँ, अब उन सब की जगह बस एक नंबर 112। एग्जाम अलर्ट में भी यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर याद रखने को कहा गया है। जीआरपी राज्य सरकार के अधीन है और आरपीएफ केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है। एक अच्छा पुलिस अधिकारी बनाने के लिए अच्छी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग होती कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। इस स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की बात करेंगे। ओके। सबसे प्रमुख है डॉक्टर BR अंबेडकर एकेडमी, जो मुरादाबाद में है। यहाँ आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। मतलब जो गजेटेड अधिकारी होते हैं उनकी। हाँ। फिर है पीटीसी यानी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जो मुरादाबाद, सीतापुर और मिर्जापुर में है। यहाँ सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है। और कांस्टेबलों के लिए? उनके लिए होते हैं पीटीएस यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जो मेरठ, उन्नाव, गोरखपुर जैसी कई जगहों पर हैं। तो फर्क साफ है, एकेडमी और कॉलेज बड़े अधिकारियों के लिए और स्कूल कांस्टेबलों के लिए। यहाँ एग्जाम अलर्ट में आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का जिक्र है। हाँ, ये सीतापुर में है। ये एक सीधा सवाल बनता है। यहाँ पीएसी की भी ट्रेनिंग होती है। इसे विशेष रूप से याद रखना चाहिए। ठीक है। अब कुछ कानूनी शब्दावली को समझते हैं। एफआईआर और एनसीआर, इनमें क्या अंतर है? ये जानना हर नागरिक और हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। इस स्लाइड में हम इसी पर बात करेंगे। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये गंभीर मतलब कॉग्निजेबल अपराध होने पर दर्ज होती है। और एनसीआर? एनसीआर यानी असंज्ञेय रिपोर्ट, ये छोटे-मोटे झगड़ों में दर्ज होती है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि एफआईआर में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है, लेकिन एनसीआर में पुलिस बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो गंभीर अपराध के लिए एफआईआर और मामूली अपराध के लिए एनसीआर। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत होती थी। अब नए कानून बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत होती है। धारा 173, ये नया अपडेट है, तो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से। एफआईआर के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर की कार्यवाही में जीडी और चार्जशीट जैसे शब्द आते हैं। इनका क्या मतलब है? ये पुलिस स्टेशन के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इस स्लाइड में हम इन्हीं पर बात करेंगे। जीडी मतलब जनरल डायरी, जिसे रोजनामचा भी कहते हैं। थाने की हर गतिविधि,
मतलब स्टाफ का आना जाना, कोई शिकायत आना, हर चीज समय के साथ इसमें लिखी जाती है। एक तरह से थाने की लॉग बुक। एकदम सही। और दूसरी है चार्जशीट। जब विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पुलिस कोर्ट में जो अंतिम रिपोर्ट भेजती है उसे चार्जशीट कहते हैं। और इसी के आधार पर कोर्ट में केस चलता है। हाँ, एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है कि कोर्ट में केस का ट्रायल कब शुरू होता है। जवाब है चार्जशीट दाखिल होने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं वर्दी की शान की। जी। हर फोर्स की अपनी एक पहचान होती है, उसका झंडा, उसका चिन्ह। यूपी पुलिस की क्या पहचान है? बिल्कुल। इस स्लाइड में हम यूपी पुलिस के झंडे, चिन्ह और स्मृति दिवस पर बात करेंगे। पहला, यूपी पुलिस का झंडा आयताकार है जिसमें 2 रंग हैं, लाल ऊपर और नीला नीचे। रंगों का क्रम याद रखना जरूरी है, लाल ऊपर, नीला नीचे। हाँ, और पुलिस चिन्ह में मछली की आकृति और अशोक की लाट होती है। मछली अवध की निशानी है। और पुलिस स्मृति दिवस? पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी कोई खास वजह? हाँ, ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1959 में इसी दिन लद्दाख में चीनी सेना के हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे। उनकी याद में ये दिन पूरे देश की पुलिस द्वारा मनाया जाता है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। हाँ, और एग्जाम अलर्ट भी यही है कि झंडे के रंगों का क्रम याद रखें। बिल्कुल, लाल ऊपर, नीला नीचे। अंत में कुछ और जरूरी हेल्पलाइन नंबर और ट्रैफिक पुलिस की पहचान के बारे में जानते हैं। हाँ, ये जानकारी नागरिक जीवन और परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930। और महिला सुरक्षा के लिए वुमेन पावर लाइन का नंबर 1090 है। ये उत्तर प्रदेश की बहुत सफल हेल्पलाइन है। और ट्रैफिक पुलिस की वर्दी अलग होती है ना? हाँ, उनकी पहचान सफेद शर्ट और नीली या खाकी पैंट से होती है ताकि ट्रैफिक के बीच उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अच्छा, एग्जाम अलर्ट में साइबर क्राइम के नए नंबर 1930 को याद करने पर जोर है। हाँ, क्योंकि ये हाल ही में बहुत प्रचलित हुआ है, इसे जरूर याद कर लेना चाहिए। तो ये थी यूपी पुलिस के ढांचे, रैंकों और कार्यप्रणाली पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा। हमने हर पहलू को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। बिल्कुल। अगर आज की इस चर्चा का सारांश देखें तो हमने इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक के रैंक और उनके चिन्ह समझे। हाँ, सितारों और धारियों का फर्क। फिर हमने कमिश्नरेट सिस्टम के महत्व को जाना और ये समझा कि कैसे इसमें पुलिस कमिश्नर को ज्यादा शक्तियां मिलती हैं। पीएससी, एसटीएफ, एटीएस जैसी विशेष शाखाओं के कार्यों को भी हमने अलग-अलग समझा। बिल्कुल। और एफआईआर और एनसीआर के बीच का कानूनी अंतर और साथ ही जीडी और चार्जशीट की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया। और अंत में झंडे के रंग, स्मृति दिवस की तारीख और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर याद किए। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर परीक्षा में किस तरह के सवाल बन सकते हैं? सवाल सीधे और तथ्यात्मक हो सकते हैं, जैसे 3 सितारों और लाल नीली पट्टी वाला अधिकारी कौन होता है? इंस्पेक्टर? या जीआरपी किस सरकार के अधीन आती है? राज्य सरकार? बीएनएसएस की किस धारा के तहत अब एफआईआर दर्ज होती है? नई धारा 173। हाँ, और पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, यानी 21 अक्टूबर। मिलान करने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं जिसमें एक तरफ विशेष शाखा हो और दूसरी तरफ उनके कार्य। बहुत खूब। ये जानकारी निश्चित रूप से बहुत काम आएगी। अंत में बस एक विचार कहना चाहूंगा। ये तथ्य और पद सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये उस जिम्मेदारी को समझने के लिए है जो इस वर्दी के साथ आती है। सही बात है। वर्दी का हर सितारा, हर चिन्ह जनता के विश्वास का प्रतीक है। तो जब भी कोई इसे पहने या पहनने की इच्छा रखे तो इस गौरव और कर्तव्य को हमेशा याद रखना चाहिए।